बेचारी गरीब सविता जैसे तैसे जमा पूंजी जमा करके अपनी दोनों बेटी मोहिनी और नव्या की शादी कर देती है। बड़ी बेटी मोहिनी विवेक से शादी करके अमीर ससुराल पहुंच जाती है और नव्या राकेश से शादी करके गरीब ससुराल पहुंच जाती है। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश थीं। होली आने से कुछ दिन पहले सविता कैलेंडर देखकर, हे भगवान, होली आने में सिर्फ 10 दिन है। मेरी दोनों बेटियों की पहली होली आने को है। मुझे दोनों के ससुराल में कुछ न कुछ बनाकर तो भिजवाना पड़ेगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं? वैसे तो अच्छी वाली मेरे की गुजिया, जलेबी, मट्ठी, नमक पारे और सेवई बनाकर देनी है, पर मैं इतना सब कर नहीं पाऊंगी। ये कहकर सविता जमा किए हुए पैसे गिनती है। ये तो बस 500 रुपए हैं। कोई नहीं, दोनों का सामान आ जाएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा रख दूंगी। अभी मैदा और रिफाइंड ऑयल थैली में ले आऊंगी और दोनों का होली का सामान तैयार कर दूंगी। सुनीता दुकान से सामान लाकर नमक पारे, मट्ठी और नमकीन तैयार कर लेती है और 2-4 दिनों में अलग अलग बैग में रख देती है। वहीं अमीर बहू अपने अमीर ससुराल में चैन से बैठे बैठे पास्ता खा ही रही थी कि सास अंजना आवाज देती है। इतने मजे से पास्ता खा रही थी और माँ जी ने आवाज लगा दी, आई माँ जी। मोहिनी सास की एक आवाज पर रसोई में पहुंच जाती है, जहां सास ने एक बड़ी सी कढ़ाई ले रखी थी और गुजिया का मिश्रण बना रही थी। दूसरी कढ़ाई में मिठाई बना रही थी। माँ जी, ये सब क्या है? पूरी रसोई फैली हुई है। हाँ, तो आकर काम भी निपटवा दे। पता है ना तुझे 10 दिनों में होली है। आजा, गुजिया बनवा दे, बालूशाही, काजू कतली, ये सब तो बन गया है। नौकर तो मदद करवा ही रहे थे, लेकिन गुजिया का काम तुझे ही करना है और याद रहे गुजिया फूटे नहीं। आजा, जल्दी करवा दे। अभी होली आने में बहुत दिन थे। आपने ये काम आज ही क्यों कर लिया? ये हम होली वाले दिन कर लेते। होली वाले दिन बहू और भी काम है, तुझे खाना भी बनाना है ना, इसलिए ये मिठाइयों का काम अभी निपटवा ले, इसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। जी माँ जी, लेकिन उस दिन क्या खाना बनाना है वो तो नौकर भी कर सकते हैं ना। हाँ बहू, लेकिन तेरी पहली होली के साथ इन नौकरों की भी तो होली है, तो ये लोग भी अपने टाइम से परिवार के पास जाएंगे। तेरा थोड़ा सा काम में हाथ बटा देंगे, पर छोले भटूरे, दही भल्ले, टिक्की, पकोड़े, पापड़, चाय, नाश्ता, ये सब तुझे ही देखना है। और हाँ, उसी दिन तुझे कांजी का पानी भी बनाना है। वाह, ये अच्छी जगह फंस गई हूँ। सोचा था अपनी पहली होली बहुत अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन मेरे को तो इतना सारा काम दे दिया माँ जी ने, तो 4 दिन तक भी काम करना पड़ेगा। ऊपर से होली वाले दिन भी इतने आइटम बनाने हैं। बहू क्या सोच रही है? जी माँ जी। फिर मोहिनी सास के साथ मिठाई और गुजिया बनाने लगती है, जिसे बनाते बनाते 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं। हाय राम, हमारी गुजिया सेट कैसे मेरी कमर अकड़ गई। ये काम कब खत्म होगा? अभी तो बहू काम है इन गुजियों को बनाने के बाद एक को चाशनी में डुबोना और एक को चॉकलेट वाली गुजिया बनाना, फिर मट्ठी, नमक पारे भी तो हैं। ठीक है माँ जी, पर 2 दिन बाद मैं होली की शॉपिंग करने जाऊंगी। हाँ बहू, चले जाना। भाभी, मेरे लिए ना होली वाली टी-शर्ट ले आना और सनग्लासेस भी। मेरा पहले वाला सनग्लास टूट गया है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। ये कहकर मोहिनी सास के साथ गुजिया बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब नव्या भी अपने ससुराल में होली के व्यंजन बनाने का सोच रही थी। माँ जी, घर में 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। इनके मालिक ने भी होली के टाइम पर पैसे रोककर अच्छा नहीं किया। अब हम होली की तैयारी कैसे करेंगे? होली पर तो गुजिया पापड़ बनाए जाते हैं, पर गुजिया तो बहुत महंगा हो जाएगा हमारे लिए, और ना कलर लाएं ना कुछ और। बहू, चिंता तो मुझे भी सता रही है कि सब कुछ कैसे होगा, और ये तो तेरी पहली होली है। तेरी मम्मी भी आएंगी ना? जी माँ जी। अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे राशन के चावल है ना, उससे हम कचरी बना लेते हैं। बस उसको उबालना है और लाल मिर्च डालनी है। होली वाले दिन भून लेंगे। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। और 2 किलो आलू घर में है। 1 किलो आलू के थोड़े थोड़े से पापड़ बना लेते हैं, सूख भी जाएंगे होली आने तक। अरे हाँ बहू, मैं अभी चावल और आलू उबालने रख देती हूँ, और गैस पर नहीं, चूल्हे पर बनाएंगे। सास और बहू फटाफट से चूल्हा बना देती हैं और नंद चावल साफ करके आलू चावल को अलग अलग पतीले में उबालने चढ़ा देती हैं, और उबलने के बाद उनका पापड़ बनाने की सामग्री तैयार कर धूप में एक पन्नी पर गोल गोल पापड़ कचरी का रूप दे देती हैं। वाह माँ जी, ये तो परफेक्ट हो गया। अब होली पर हम चाय के साथ लोगों को ये परोस देंगे। हाँ बहू। ऐसे ही सास बहू धूप में पापड़ सुखाती रहती हैं। 2 दिन बाद राकेश नव्या के हाथों में 200 रुपए देता है। माफ करना नव्या, मैं ज्यादा पैसे नहीं ला पाया। जाओ, इसे तुम अपना मनपसंद गुलाल खरीद कर ले आओ और कोई छोटी मोटी पिचकारी भी खरीद लेना।
पिचकारी नहीं जी, मैं पानी वाले गुब्बारे लेकर आऊंगी। ठीक है। ये कहकर नव्या बाजार के लिए चली जाती है। वहीं उसकी अमीर बहन मोहिनी भी बाजार में शॉपिंग करने आई थी, जो कि महंगी महंगी बड़ी बड़ी पिचकारी खरीद रही थी। पसंदीदा 10 तरह के गुलाल खरीद रही थी और होली वाली टी शर्ट ले रही थी। वहीं गरीब बहन सोच सोच कर सामान ले रही थी तो दोनों बहन आपस में टकरा जाती हैं। अरे मोहिनी दीदी, आप कैसी हैं? आपकी भी पहली होली है ना? हाँ, पर देखो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, पर मुझे तुम्हारी शॉपिंग दिखाई नहीं दे रही। हाथ में सिर्फ 2 गुलाल के पैकेट है। वो तुम तो गरीब ससुराल में गई हो ना? हाँ दीदी, मेरे पास जितना भी है मैं उसी में खुश हूँ। और क्या करना इतने सारे कलर खरीद कर, सिर्फ चेहरे पर थोड़ा सा ही तो लगाना होता है। अब जिस पर पैसे नहीं है वो तो यही बोलेगा ना। ओह, मैं तो भूल गई, मुझे तो स्पेशल होली के लिए व्हाइट साड़ी खरीदनी है। यू नो, उसमें ही तो होली खेलने का मजा आता है। दीदी, आप नई नई शादीशुदा हो, ऐसी साड़ी मत पहनिए। अरे तुम्हें तो अमीरों के चोचले भी नहीं पता। खैर बाय। दोनों बहनें अपनी अपनी शॉपिंग करके घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद होली आ जाती है, जहां अमीर बहू अपने ससुराल में बहुत सारे पकवान बना रही थी और उसके ससुराल वाले होली खेल रहे थे। भाई बहन एक दूसरे को भाग भाग कर कलर लगा रहे थे। भैया, मुझे पकड़ कर दिखाओ। श्रुति की बच्ची, तूने मुझे सुबह सुबह पूरा गीला कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, तुम दोनों बच्चों कहाँ भागे जा रहे हो? पूरे घर को गंदा कर दोगे क्या? नौकर भी नहीं है यहाँ। बहू, तुम थोड़ी सफाई भी कर देना, अभी मेहमान आते ही होंगे। हाँ माँ जी, जरूर। हाँ हाँ, यही तो काम रह गया है कि होली पर इन लोगों की गंदगी साफ करो। 2 घंटे से पकवान बना रही हूँ, अभी तक मैंने होली का रंग किसी को नहीं लगाया और ना किसी ने मुझे लगाया कि मेरी पहली होली समीर ससुराल में होने देंगे कि नहीं। वहीं सास बहू भी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हैं और सविता अमीर बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अरे बहन जी नमस्ते, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हाँ, अरे सुनीता, ये ले तू भी भांग पी। अरे होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई मलन में भीरा। अवध में होली खेलें रघुबीरा। अरे विवेक बेटा, सुनो सुनो तो। लगता है ये लोग होली में व्यस्त हैं, सीधा मोहिनी से मिल लेती हूँ। सविता मोहिनी से मिलने जाती है, जहाँ वो लोगों को होली के व्यंजन परोस रही थी। अरे मोहिनी बिटिया, पहली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी हो? तुमने तो अभी तक होली खेलना शुरू ही नहीं किया। आजा, मैं तुझे कलर लगा दूं। मुझे पहले रंग आपसे नहीं लगवाना, विवेक से लगवाना है। अच्छा ठीक है, बता ससुराल में सब कैसा चल रहा है? अरे मैं तो भूल गई, तेरे लिए नमक पारे और मट्ठी पापड़ बना कर लाई हूँ। क्या ये बकवास ही चीज आप अपनी बेटी की पहली होली पर लेकर आई हो? कोई माँ ऐसा करती है क्या? आपको नहीं पता मेरा अमीर ससुराल है। मेरे यहाँ गुजिया, महंगी महंगी मिठाई एक भी चीज नहीं लाई हो, और यहाँ पर चॉकलेट की गुजिया बनी है, बर्फी, लड्डू, ना जाने क्या क्या। तुम तो मेरी सासू माँ के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती हो ना कि ये मेरे मायके से आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मोहिनी, तो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? तो कैसे करूं? किसी को मेरे साथ यहाँ होली नहीं खेलनी, जबकि होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। तुम जाओ। अरे ये मेरे रंग हैं। कोई बात नहीं भाभी, कलर मुझे दे दो, मुझे अपनी सहेली के साथ खेलना है। मोहिनी की ऐसी बात सुनकर सविता की आंखों में आंसू लिए गरीब बेटी के घर चली जाती है, जहाँ पूनम बहुत सारी टोकरी में गेंदे के फूल ले आती है। भाभी देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, किसी की शादी के फूल बच गए थे, अब हम फूलों से खेलेंगे होली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पहले एक दूसरे को रंग लगा लेते हैं। गरीब ससुराल में सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे होते हैं और वो पापड़ तलकर खाते ही हैं, इतने में सविता आ जाती है। अरे भाई, यहाँ तो खूब अच्छे से होली खेली जा रही है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आइए आइए सविता जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ना, खाइए। हमने गुजिया तो नहीं बनाई, लेकिन पापड़ कचरी जरूर बनाई है, और मैंने नमक पारे। अरे वाह माँ जी। अरे मेरे बच्चों की पहली होली है, खेलो ना। रे होलिया में उड़ी रे गुलाल, कईयों रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों रे मंगेतर से। नव्या और उसका पति होली में एक दूसरे को रंग लगाकर नाच रही थी और नंद और उसकी सहेली सब एक साथ फूलों से होली खेल रहे थे और पानी वाले गुब्बारे भरकर मार रहे थे। अपनी गरीब बेटी को ससुराल में पहली होली मनाते देख सविता, चलो, मेरी छोटी बेटी तो अपने गरीब ससुराल में बहुत खुश है, लेकिन मेरी मोहिनी ने तो ना मुझे ढंग से होली की शुभकामनाएं दी, और अमीर होने के बाद चिड़चिड़ी हो गई है और होली भी नहीं खेली। ए नव्या, तेरी बहन ने तो होली भी नहीं खेली, चल उसके साथ होली खेलने चलते हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई।
इस प्रकार गरीब बेटी अपने ससुराल में पहली होली अच्छे से मनाकर सविता के साथ बड़ी बहन के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो एक साथ होली मनाते हैं और मोहिनी भी खुशी खुशी होली खेलती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी सीता जैसी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और उसके बारे में न जाने कितना गलत सोचती थी मैं। इसके लिए तो मुझे मेरा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें हमेशा से समझाता था कि सीता के साथ तुम ऐसा मत करो, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। आखिर वो तुमसे अपनी माँ ढूंढती है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और उसके साथ बदसलूकी करती रही। आखिर आज गायत्री को अपनी कौन सी गलतियों का एहसास हो रहा था? आखिर ऐसा कौन सा बर्ताव उसने अपनी बेटी के साथ किया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देख गीता बेटी, मैं तेरे लिए शॉपिंग मॉल से ये नई नई ड्रेस लेकर आई हूँ जो तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। इसमें तो किसी परी से कम नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। देखो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ। तभी सीता आशा भरी आंखों से देखती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे कपड़े भी दिखाइए ना, वो कहाँ है? अच्छा, तो अब तुझे भी नए कपड़े चाहिए? कोई कपड़े नहीं है तेरे लिए। गीता के फटे पुराने कपड़े होंगे जो अब वो नहीं पहनती। तू जाकर अलमारी से वो कपड़े निकाल ले और उन्हीं कपड़ों को पहन। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता सहम सी जाती है और अपनी डबडबाई आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री, आखिर तुम क्यों उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा करती हो? वो बेचारी मासूम तो तुम्हारे अंदर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? चुप करिए आप। मैं उसकी कोई माँ नहीं हूँ। उसकी माँ 10 साल पहले ही मर चुकी है और अपनी बेटी मेरे सर मर गई है। सौतेली है वो, सौतेली। मेरे बस एक ही बेटी है जिसका नाम गीता है। गायत्री नारायण को 4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारा नारायण, उसको गायत्री का ये बर्ताव सीता के लिए जरा भी पसंद नहीं था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। देखते ही देखते अब गीता और सीता की शादी की उम्र हो जाती है और गायत्री अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 तरीके के परिवार का रिश्ता ढूंढती है। जहां वो अपनी बेटी गीता के लिए एक अमीर और आलीशान ससुराल ढूंढती है, वहीं वो अपनी सौतेली बेटी सीता के लिए एक गरीब परिवार का रिश्ता ढूंढती है। अब आएगा मजा। अब जब जाएगी ना गरीब घर में और जहाँ 4 टाइम के बर्तन धोने पड़ेंगे, 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। यहाँ तो इस अमीर घर में रहकर बहुत फ्री की रोटियां तोड़ ली इसने। माँ, और मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढा है आपने? अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरा एक अमीर घर में रिश्ता कर रही हूँ और सारा दहेज का सामान भी सोने का दूंगी। आलीशान घर में राज करेगी और सोने के सामानों के साथ किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। तभी नारायण अपनी बेटी गीता और गायत्री की बातें सुनता हुआ वहाँ पहुँचता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो गायत्री? इस तरह से भेदभाव करना, एक को सोने का दहेज तो दूसरे को लकड़ी का दहेज देना, ये तो बहुत ही गलत बात है। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम चुप करो। मैं इस लड़की की शादी ही करवा रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। पिताजी, आप क्यों ही बोलते हैं? जब माँ ने ही शुरू से सारी चीज की है तो उन्हें ही करने दीजिए ना, और वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही करेंगी सब कुछ। काश बेटी वो अच्छा कर पाती, इसी बात का तो अफसोस है। अब कुछ देर बाद नारायण वहां से तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सारी बातें सेकंड की सुई की तरह घूम रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री शादियों की शॉपिंग में लग जाती है। मैम, आपके ऊपर ये मर्जेंटा कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस जोड़े में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरी माने तो ये आप इसे पैक करवा लीजिए। हाँ बेटी, तू बहुत खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की तुझे नजर न लग जाए। तुझे काला टीका लगा दूं। कुछ देर बाद लहंगे वाला सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, गायत्री जी, आपकी दूसरी बेटी के लिए भी लहंगा दिखाना है क्या? हाँ, दिखाना तो था। एक काम करिए, जो सबसे सस्ता हो वो लहंगा दिखा दीजिए। अब गायत्री के कहने पर लहंगे वाला एक बहुत ही सस्ते प्राइस में बहुत ही पुराने डिजाइन का लहंगा निकाल कर सीता के हाथ में देता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, ये लहंगा मेरे लिए पैक कर दीजिए। अब जहां गायत्री अपनी बेटी गीता के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा लेती है, वहीं सीता चुपचाप अपनी माँ के कहने पर एक सस्ता सा और पुराने डिजाइन का लहंगा लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन गायत्री अपने दोनों ही बेटियों के लिए दहेज का सामान लेने के लिए जाती है। देखो कैसे चमचमा रहा है मेरी बेटी गीता के लिए ये सोने का दहेज का सामान। देखना, अपने सोने के दहेज के सामान में राज करेगी मेरी बेटी अपने ससुराल में। और सीता का क्या, उसके लिए जरा भी नहीं सोचा? अरे सोचना क्या है,
उसकी तो माँ भी गरीबी देखते देखते मर गई, अब उसकी बेटी भी देख लेगी। अरे शर्म करो गायत्री, तुम्हारी जुबान भी नहीं कांपती क्या ऐसे शब्द मुंह से निकालते हुए? गायत्री नारायण की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है। नारायण भी चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सीता और गीता अपने दहेज का सामान देखते हुए आते हैं, जहां वो देखती है कि एक तरफ सोने का इतना चमचमाता दहेज का सामान रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लकड़ियों के दहेज का सामान रखा। देखकर गीता अपनी बहन सीता को कहती है, देखो सीता, इस सोने से चमचमाता हुआ पलंग, कुर्सी, अलमारी, बर्तन देख रही हो? ये सारा दहेज का सामान जो है माँ ने खास मेरे लिए लिया है। अरे तुम्हारे लिए ये लकड़ियों का दहेज का सामान लिया है? हाँ गीता, तुम्हारे लिए लिया हुआ ये सोने का दहेज का सामान वाकई में बहुत सुंदर है और देखो कितना चमचमा भी रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अगर माँ ने लकड़ियों का ही दहेज का सामान दिया है तो मैं उनकी खुशी में ही खुश हूँ, क्योंकि माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब देखते ही देखते सीता और गीता की शादी का दिन आ जाता है और गायत्री अपनी बेटियों के पूरे विधि विधान के साथ शादी करवा देती है और गीता अपना सोने के दहेज का सामान, सोने का पलंग, कुर्सी, अलमारी, गोदरेज लेकर वहां से जाती है। वहीं सीता अपने दहेज का सामान लकड़ियों को लेकर जाती है, जैसे कुर्सी, अलमारी, पलंग, लकड़ियों के ही बर्तन, जिसे देख सीता की सास कहती है, इसकी क्या जरूरत थी बहू, माना हम गरीब हैं लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर चल कोई बात नहीं, जब तेरी माँ ने खुशी से दिया है तो रख लेते हैं। दूसरी तरफ गीता के ससुराल में, अरे ये सब क्या दिया है तेरी माँ ने? बड़ा ही सस्ता सोने का लग रहा है, पक्का इसमें मिलावट की है तेरी माँ ने। अरे अगर देना ही था तो डायमंड देती। छोड़ो, अब क्या ही बोले, अब जो आया है सो ही भला। अब आए दिन गीता की सास सुधा गीता को दिए हुए सोने के दहेज के सामान में खोट निकालती है, उसे ताने देती। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा सीता को मिले हुए लकड़ियों के दहेज के सामान को सहेज के रखती और उसकी इज्जत करती। अब देखते ही देखते सीता और गीता की शादी को 1 साल हो जाता है और दोनों ही बहन सुंदर बेटियों को जन्म देती हैं। अरे अपनी बेटी की बेटियों से मिलने जा रही हो, अपनी नातियों के लिए कुछ खरीदा या नहीं? हाँ ये देखिए ना, ये सोने के कंगन और ये पायल खरीदा है मैंने अपनी बेटी गीता के लिए, उसकी बेटी के लिए। और सीता उसकी बेटी के लिए? उसकी बेटी के लिए क्या लेना है, वहाँ मैं खाली हाथ ही जा रही हूँ। कुछ ही देर बाद ऑटो करके गायत्री अपनी नातिन से मिलने अस्पताल पहुँचती है। ये देखो सुधा जी, मैं अपनी नातिन के लिए क्या लेकर आई हूँ, सोने के कंगन और चांदी के पायल। अरे तो इसमें कौन सा खजाना लेकर आई हो अपनी नातिन के लिए? ये छोटी सी पायल और छोटा सा कंगन लेकर ही तो आई हो, अगर लाना था तो कुछ डायमंड का लेकर आती। अच्छा चलिए अब थोड़ा दूर हटिए, हमारे में इतनी जल्दी बच्चों को दिखाया नहीं जाता, किसी की नजर लग जाती है वरना। देख तेरी सास मुझसे कैसे बोल रही है, किसी को बोल रही है। अरे मैं किसी में आती हूँ क्या, मैं उसकी नानी हूँ नानी, और सोने के कंगन और पायल लेकर तो आई हूँ, ये कम है क्या? अरे ठीक ही तो कह रही है मम्मी मेरी सास आपको, अगर आपको आना ही था तो कुछ डायमंड का ही ले आती ना। अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी आपने तो यहाँ आकर मेरी, अगर आपको जाना है तो जाइए। कुछ देर बाद गायत्री अपनी सौतेली बेटी सीता को देखने आती है। अरे माँ आप आइए ना, ये देखिए अपनी नातिन को। अब चलिए आप इसको जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए। सदा खुश रहे मेरी बच्ची। हाँ देखिए ना समधन जी, आपकी बेटी ने कितनी सुंदर बेटी को जन्म दिया। लीजिए ना आप भी खिलाइए इसको गोद में, आखिर आप नानी है उसकी। कुछ देर बाद गायत्री अपनी नातिन को आशीर्वाद देकर अपने घर लौटती है। आज अपनी बेटी सीता से मिलकर एहसास हुआ कि असली माँ तो वो है जो अपनी फूल जैसी बेटी को मुझ जैसी के गोद में लेकर आई, और मेरा आशीर्वाद भी उसने मांगा। मैंने तो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और जिस बेटी को मैंने नाजों से पाला उसी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से भगा दिया। चलो भगवान का शुक्र है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ।